तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी क्लास विद प्रशांत राज। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट हमने एक और वीडियो बना चुका है। आप पिछले वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने सॉल्ट का बनाया है। आज मैं फिर से बनाऊंगा ये। आज सॉल्ट का आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी और प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट कैसे बनता है और उसका सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्युबिलिटी देखते हैं। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, 5 पॉइंट्स। देखिए क्या है। ऑल सॉल्ट ऑफ सोडियम, पोटासियम, अमोनियम आर सॉल्यूबल। जितने भी हैं, पोटासियम से जो स्टार्ट होते हैं या सोडियम से या जो भी NaK, NH4 से जो भी एलिमेंट बनेंगे, जो भी वो सब क्या होंगे, जो भी इक्वेशन बनेंगे वो सब क्या होंगे, सॉल्यूबल होंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल है, जैसे NaCl, Na से स्टार्ट हुआ Na, तो ये सॉल्यूबल है। K2SO4, K2 से K से स्टार्ट हुआ है तो ये सॉल्यूबल है। K2CO3, तो ये क्या है, ये सॉल्यूबल है। ठीक है, ये सब जितने हैं सॉल्यूबल हैं। सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम सल्फेट, पोटाशियम कार्बोनेट, जितने भी यहाँ पे सब के सब सॉल्यूबल सॉल्ट हैं। और सॉल्युबिलिटी क्या होती है, एक बात याद रखिए कि सॉल्युबिलिटी जो सॉल्ट क्या चीज से बनता है, एलिमेंट से बनता है। जो सॉल्ट, इसका जो सॉल्ट जो रहता है वो क्या चीज से बनेगा, एलिमेंट से बनेगा। जो सॉल्ट एलिमेंट से बनता है उसे हम लोग सॉल्युबिलिटी कहते हैं। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट हमने क्या लिखा है, ऑल क्लोराइड आर सॉल्यूबल। जितने भी क्लोराइड है वो सब सॉल्यूबल है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, ZnCl2 क्लोराइड, ये सॉल्यूबल है। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ये भी सॉल्यूबल है। कॉपर क्लोराइड, ये भी सॉल्यूबल है एक्सेप्शनल, कुछ को छोड़ा करके। जैसे कि लेड क्लोराइड, ये सॉल्यूबल नहीं है। सिल्वर क्लोराइड, ये भी सॉल्यूबल नहीं है। फिर से मरकरी क्लोराइड, ये सॉल्यूबल नहीं है। ये सब है सो सॉल्यूबल पार्ट नहीं है, सिर्फ ये सब सॉल्यूबल है। इन सब के छोड़ा करके जितने भी हैं, ये लेड, सिल्वर और मरकरी को छोड़ा करके सब के सब सॉल्यूबल है। इन तीनों को छोड़ा करके सबके सब सॉल्यूबल है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, और थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, ऑल सल्फेट आर सॉल्यूबल। जितने भी सल्फेट है, जितने भी SO4 -2, जो 2 माइनस होता है, जितने भी सल्फेट है सब के सब सॉल्यूबल है। जितने भी सल्फेट है, जैसे कि एग्जांपल में मैंने लिखा है फेरस सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, जितने भी हैं ये सब के सब सॉल्यूबल है एक्सेप्शनल, कुछ को छोड़ा के। जैसे लेड सल्फेट नहीं है, बेरियम सल्फेट नहीं है, अल्युमिनियम सल्फेट नहीं है। ये सब जो है सल्फेट नहीं है। बाकी इन तीनों को छोड़ा करके बाकी जितने भी हैं वो सब सल्फेट है। बाकी ये सब बाकी सल्फेट नहीं है, ये तीनों को छोड़ा करके। ठीक है, फोर्थ क्या है, ऑल नाइट्रेट्स एंड नाइट्रिक आर सॉल्यूबल। जितने भी नाइट्रिक और नाइट्रिक है सब सॉल्यूबल है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। हर एक उसमें नो एक्सेप्शनल, जितने भी नाइट्रेट और नाइट्रेट होंगे वो सब के सब सॉल्यूबल है। NO3 माइनस, NO2 माइनस, जितने भी होंगे, जितने भी सब के सब सॉल्यूबल है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा है लेड नाइट्रेट। ठीक है, लेड नाइट्रेट ये सॉल्यूबल है। यहाँ पे देखिए लेड सल्फेट अनसॉल्यूबल है, लेड क्लोराइड अनसॉल्यूबल है, इनसॉल्यूबल है ये सब। लेकिन ये क्या है, सॉल्यूबल है। लेड नाइट्रेट सॉल्यूबल है। नाइट्रेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर एक चीज सॉल्यूबल है। ठीक है, नो एक्सेप्शन। अब द फिफ्थ पॉइंट क्या है, ऑल कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, सल्फाइड, सल्फेट आर क्या होंगे, इनसॉल्यूबल। जितने भी हैं कार्बोनेट CO3, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फ्रिक, जितने भी हैं ये सब, ये चार हैं, ये सब इनसॉल्यूबल है। जैसे कि जिंक कार्बोनेट इनसॉल्यूबल, कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्यूबल, जिंक सल्फाइड इनसॉल्यूबल। ये सब क्या है, फेरस सल्फाइड, ये सब कितने, ये सब क्या है, इनसॉल्यूबल। अगर मान के चलिए सल्फेट, जैसे मैंने आपको कार्बोनेट बताया, कार्बोनेट क्या है, इनसॉल्यूबल है। यहाँ पे लिखा हुआ है फोर्थ में कि कार्बोनेट इनसॉल्यूबल है, और सल्फाइड भी क्या है, इनसॉल्यूबल है। लेकिन फिर भी अगर हम देखेंगे कि ये पोटासियम कार्बोनेट K2CO3, ये क्वेश्चन आया तो क्या ये सॉल्यूबल है कि नहीं, हाँ ये सॉल्यूबल है, ये इनसॉल्यूबल नहीं है। और ये सोडियम सल्फाइड, ये सॉल्यूबल है।
लेकिन कैसे, यहाँ पे तो सल्फाइड आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे तो कार्बोनेट आ रहा है, तो कैसे होगा, क्योंकि ये देखिए के पोटासियम और सोडियम हमने पहले ही पॉइंट में लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट देखिए, जितने भी सॉल्ट हैं जो सोडियम पोटासियम और अमोनियम से जितने भी बने होंगे, अमोनियम से जितने भी बने होंगे एलिमेंट्स या इक्वेशन जितने भी, सब के सब सॉल्युबल है। यहाँ पोटासियम से बना हुआ है, ये सॉल्युबल है, यहाँ पे सोडियम से है, सॉल्युबल है, चाहे इसके आगे कुछ भी हो, कुछ भी हो, ये सॉल्युबल होगा, सिंपल सी बात है। तो ये हमने पढ़ा है सॉल्युबल, सॉल्युबिलिटी इसको कहते हैं, सॉल्युबल ये हुआ, ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। देख लीजिए आप इसको कि फर्स्ट है पॉइंट है, ऑल साल्ट आर स्टार्टिंग विथ क्या, ऑल साल्ट ऑफ सोडियम पोटासियम अमोनियम आर सॉल्युबल, all chloride are soluble, all sulfates are soluble, all nitrate and nitrates are soluble, all carbonate bicarbonate sulfide और sulfuric are insoluble, ठीक है। और इसमें एक्सेप्शनल इसको ये सब को छोड़ा के बाकी सब जितने के जितने हैं सबके सब सॉल्यूबल हैं। तो ये हुआ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट। तो अब हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट कैसे, सबसे पहले हम देखेंगे सॉल्यूबल सॉल्ट से। सॉल्यूबल सॉल्ट क्या होता है, जो सॉल्ट एलिमेंट से बना हो। सॉल्यूबल सॉल्ट क्या होता है, जो सॉल्ट एलिमेंट से बना हो वो सॉल्यूबल सॉल्ट होते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसका पार्ट्स क्या होता है। पहला पार्ट है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन सिंथेसिस, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आयरन प्लस Cl2 और क्या बना लेगा, फेरस क्लोराइड, क्लोराइड हो जाएगा। तो यहाँ 3 है तो बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 लगा देंगे, यहाँ 2 लगा देंगे तो बैलेंस हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये हुआ। तो हम देखेंगे कि Fe प्लस Cl को अगर हम करेंगे इक्वेशन तो बना लेगा, ऐसे रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बना लेगा, FeCl3। ये क्या होता है, आयरन का थर्ड क्लोराइड होता है, थर्ड वैलेंसी वाला क्लोराइड। कितना वैलेंसी वाला, थर्ड वैलेंसी वाला ये क्लोराइड होता है। जैसे कि हम एक और एग्जांपल लेते हैं Na प्लस Cl, तो ये क्या बना लगा NaCl। ये क्या चीज़ से बनता है, सिंथेसिस से, ये सिंथेसिस से बनता है। और ये डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, मतलब डायरेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, इसमें कोई नहीं कि हाँ ये ऐसे ऐसे डायरेक्ट कॉम्बिनेशन कर लेगा, ठीक है। ये हुआ। अब इसका अब दूसरा पार्ट क्या होता है, सिंपल डिस्प्लेसमेंट। सिंपल डिस्प्लेसमेंट कैसे, देखिए, अगर हम जिंक Zn और H2SO4, Zn और H2SO4 को अगर हम रिएक्शन करवाएंगे, डाइल्यूट में रहेगा, डाइल्यूट एसिड में H2SO4, तो ZnSO4 मतलब जिंक सल्फेट बनाएगा और उसके साथ H2 गैस निकालेगा। उसी तरह से फेरस के अगर हम डाल देंगे H2SO4 डाइल्यूट में, तो फेरस सल्फेट बनाएगा और ये H2 गैस निकाल देगा। उसी तरह से जिंक अगर को हम अगर HCl से करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो तो जिंक क्लोराइड बनाएगा और जिंक क्लोराइड बनाएगा जैसे, ठीक है। और H2SO जो गैस रहता है वो क्या, हाइड्रोजन, ये जितने भी रिएक्शन होते हैं सिंपल डिस्प्लेसमेंट में, जितने भी रिएक्शन होते हैं ना मेटा एक्टिविटी सीरीज में, जैसे हम आपको बताया था लिकबासर का नाम कॉफी मंजन, तो वो हाइड्रोजन के ऊपर वाले होते हैं। हाइड्रोजन के ऊपर लेड, लिथियम, बोरियम, कार्बन, सोडियम जितने भी होते हैं सब के सब क्या होते हैं, सिंपल डिस्प्लेसमेंट में उन्हीं के साथ रिएक्शन होता है जो हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं। इसलिए जब भी रिएक्शन करवाएंगे तो जिंक के साथ H2SO4 को डालेंगे तो इसमें से ये जितना भी रहेगा इसके पास हाइड्रोजन वो सब उसमें से निकाल देगा, जितने भी हाइड्रोजन रहेगा उसमें से निकाल के उसके बाद रिएक्शन ये करेगा। यहाँ पे रिएक्शन बना लिया, सॉल्ट बना लिया और ये क्या किया, H2 गैस को निकाल दिया। यहाँ पे भी करके यहाँ पे सॉल्ट बना लिया, लेकिन यहाँ पे क्या किया, H2 गैस को निकाल दिया। तो ये H2 गैस को निकाल देगा। जितने भी मेटा एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर में जितने भी होते हैं एलिमेंट्स सब है सो इसको हाइड्रोजन को निकाल देंगे। अब जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि Cu प्लस H2SO4, कॉपर और H2SO4 को अगर करेंगे सल्फेट क्लोराइड को, तो अगर करेंगे हम तो CuSO4 बनेगा, कॉपर सल्फेट बनाएगा और H2 गैस निकालेगा। तो क्या ये सही है, क्या ये है ये सिंपल डिस्प्लेसमेंट? नहीं, ये नहीं है, ये सिंपल डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन से नीचे होता है। कॉपर क्या होगा, हाइड्रोजन से नीचे होता है। ऊपर वाले मैंने बोला मेटा एक्टिविटी सीरीज में क्या, ऊपर हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने रहेंगे वो सब सिंपल डिस्प्लेसमेंट में काम करेंगे, हाइड्रोजन से नीचे वाले क्या करेंगे, सब नीचे हो जाएंगे।
तो हाइड्रोजन से नीचे वाले कोई काम नहीं करेंगे, तो कॉपर हाइड्रोजन से नीचे होता है तो ये कोई काम नहीं करेगा। अब नाइट्रिक आर नॉट मेक लाइक दैट। नाइट्रिक जो रहता है नाइट्रिक एसिड, ये इस तरह से काम नहीं करता है। नाइट्रिक एसिड इस तरह से नहीं करेंगे, जैसे H2SO4 काम किया, HCl काम किया, लेकिन HNO3 काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये होता है इसमें। और ये हो गया, हमने दो पढ़ा है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन एंड सिंपल डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन पढ़ेंगे, ठीक है। थर्ड पार्ट होता है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन क्या होता है, जैसे NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और पोटासियम हाइड्रोजन सल्फेट या सोडियम कार्बोनेट या जिंक कार्बोनेट, कुछ भी हमें दिख जाए, NaHCO3, NaHSO4, KHSO4, Na2CO3, ZnCO3, कुछ भी हमें अगर दिख जाए तो डायरेक्ट हमें डिकम्पोजिशन में डाल देना है। इस सब में से जो भी रिएक्शन अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए और ये रिएक्शन ऑप्शन में हो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सा है, और ये अगर रिएक्शन हो उसमें, अगर ये इक्वेशन हो तो डायरेक्ट इसमें टिक कर देना है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। जैसे कि अगर हम NaCl, ठीक है, उसमें H2SO4 डालेंगे लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस, तो क्या बनेगा, NaHCO3 प्लस HCl बना लेगा। कैसे, क्योंकि 200 डिग्री लेस देन 200 अगर करेंगे, ग्रेटर देन 200 डिग्री सेल्सियस में अगर हम करेंगे तो उसमें से एक जो हाइड्रोजन होता है, एसिड में जितने भी हाइड्रोजन है उसमें से एक हाइड्रोजन वो निकाल देगा, थ्रो आउट कर देगा, एक हाइड्रोजन को वो हटा देगा। जैसे H2SO4 इसमें से 2 हाइड्रोजन है तो इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देगा। अगर कितने भी हाइड्रोजन हो, कितने भी हो, 3 और 4 हो, तो उसमें से एक हाइड्रोजन वो हटा देगा। उसी तरह से देखिए, इसमें अगर 1 हाइड्रोजन निकाल दिया तो Na, तो क्या बना लिया, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लिया, ठीक है। उसी तरह से अगर हम बात करें पोटासियम नाइट्रेट की, अगर बात करें तो KNO3 में अगर H2SO4 डालेंगे तो लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस में, तो इसमें क्या करेगा, H2SO4 में से एक हाइड्रोजन हटा देगा, तो क्या बना लेगा, हमारा पोटासियम हाइड्रोजन सल्फेट बना लेगा और HNO3 बना लेगा ये, ठीक है। और इसमें HCl बनाएगा। ये वाला हो गया हमारा डिकम्पोजिशन। थोड़ा सा भी जहाँ से भी ये वाला भी, ये रिएक्शन जहाँ भी आपको दिख जाए, यहाँ ये वाला डायरेक्ट डिकम्पोजिशन में टिक मार दो, बिंदास, ठीक है। अब हम बात करेंगे न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन हमने पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग पहले भी। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, एसिड और बेस को जब हम रिएक्ट करवाते हैं तब क्या निकालता है, वाटर और सॉल्ट बनाता है। एसिड और बेस को जब भी हम रिएक्ट करवाएंगे, जब भी, तो क्या बनाएगा, वाटर और सॉल्ट। जैसे हम एसिड H2SO4 लिए और जिंक और बेस लिए जिंक हाइड्रो ऑक्साइड लिए, ठीक है, तो वो क्या बना लेगा, ZnSO4 जिंक सल्फेट बना लेगा और वो वाटर बना लेगा। उसी तरह से H2SO4 उसमें NaOH बना लिखे तो FeOH2 और उसमें H2 ये बना लिया सॉल्ट और ये बना लिया फेरस हाइड्रोक्साइड और वाटर बना लेगा, ठीक है। और इसको, ये जो आता है ये इक्वेशन, इसको हम लोग कहते हैं ट्राइट्रेशन इसको कहते हैं, TRITION, ट्राइट्रेशन। जैसे कोई भी अगर कोई भी न्यूट्रलाइजेशन है, ठीक है, कोई भी न्यूट्रलाइजेशन है, अगर वो न्यूट्रलाइजेशन है, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन क्या, एसिड बेस रिएक्ट करेंगे और सॉल्ट वाटर बनाएंगे, सिंपल सी बात है। If in neutralization the base used and that base is alkalic, so the method called titration। जैसे न्यूट्रलाइजेशन है और उसमें अगर बेस यूज हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन में बेस यूज तो होगा ही है, अगर और वो बेस अल्कालिक हो, मतलब वाटर सोल्यूबल बेस हो, तो क्या उसको हम लोग कहेंगे टिट्राइएशन हम लोग कहेंगे, टिट्राइएशन, ठीक है, जो भी हो, ठीक है। इसको हम लोग ये कहेंगे जब कोई भी अगर न्यूट्रलाइजेशन है और इसमें बेस है और बेस बन रहा है, बेस यूज हो रहा है और बेस है, सो क्या हो, बेस अल्कालिक हो, जो वाटर सोल्यूबल हो, अल्कालिक मतलब वाटर सोल्यूबल, तो वाटर सोल्यूबल हो चाहे अल्कालिक हो, तो उसको हम लोग टिट्राइएशन कहते हैं, मेथड कॉल्ड टिट्राइएशन। जैसे कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आया, जैसे पोटासियम क्लोरीन क्वेश्चन है ये, ठीक है, पोटासियम क्लोरीन और जिंक क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, ठीक है। अब हमसे पूछ दिया ये इसमें से न्यूट्रलाइजेशन कौन है, ठीक है, और टिट्राइएशन क्या है, क्या होगा इसमें, सिंपल सी बात, ये कहाँ से आती है, ये KOH से आती है, ठीक है, KOH से ये वाला आता है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा,
बताइए, गेस करके बताइए। हाँ, आप हमको ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लेकिन हम फिर भी आपको बता देते हैं ये एक बार, ठीक है। कि ये केओएच है तो ये क्या हो गया, अल्कैलिक हो गया, ये सोल्यूबल होता है, तो ये कहाँ चला जाएगा, डायरेक्ट टिट्रेशन में। और ये ZnCl3, तो ये क्या तो ये क्या हो गया Zn, तो ये आता है Zn हाइड्रोक्साइड चलता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। अगर कोई भी मान के चलिए ऑप्शन है और उसमें न्यूट्रलाइजेशन दिया हुआ है और ये नहीं दिया हुआ है, तो बिंदास इसे मारिए, ये भी रहेगा फिर भी ये मार दीजिए तो सही हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन नहीं हुआ तो, अगर ऑप्शन है तो यही मारना है, ठीक है। ये हो गया न्यूट्रलाइजेशन। तो सोल्यूबल साल्ट का तो हमने पढ़ लिया, सोल्यूबल साल्ट हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे इनसोल्यूबल साल्ट। अब तो हम लोग देखेंगे क्या, डिकम्पोजिशन इनसोल्यूबल का देखेंगे, ठीक है। इनसोल्यूबल में क्या होता है, इनसोल्यूबल में डायरेक्ट कंपोजिशन या सिंथेसिस। जैसे फेरस में अगर आयरन में सल्फाइड डालेंगे तो फेरस सल्फाइड, जिंक में सल्फाइड तो जिंक सल्फाइड। तो हमने बताया था सबसे पहले कि ऑल कार्बोनेट बाइकार्बोनेट सल्फाइड आर इनसोल्यूबल, तो उसी का है ये, सल्फाइड है तो इनसोल्यूबल है, तो ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, मतलब डायरेक्ट। मैंने उसमें बता दिया था कि ऑल कार्बोनेट और सल्फाइड ये सब इनसोल्यूबल होते हैं, तो ये इनसोल्यूबल है। सिंपल सी बात है, डायरेक्ट कंपोजिशन सिंथेसिस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। अब होता है प्रेसिपिटेशन और डबल कंपोजिशन, दो में से कोई एक। जैसे कि लेड क्लोराइड को अगर हम लेते हैं तो हमने बताया था कि ऑल क्लोराइड आर सोल्यूबल, ऑल क्लोराइड आर सोल्यूबल एक्सेप्टेड किसके, एक्सेप्शनल किसके, लेड क्लोराइड के, लेड क्लोराइड के अलावा। तो ये इनसोल्यूबल में आता है, तो इनसोल्यूबल में हम ये डाल दिए, क्या हो गया, डबल कंपोजिशन में। और उसी तरह से बेरियम सल्फेट, तो इसमें हम बोला था ऑल सल्फेट्स आर सोल्यूबल एक्सेप्शनल, इसको हमने दिया था, तो ये वाला हो गया डायरेक्ट डिकम्पोजिशन या प्रेसिपिटेशन में हम इसको डाल सकते हैं, सिंपल सी बात हो गई। तो ये इनसोल्यूबल का पार्ट हो गया, जो उसका है उसी का उल्टा ये वाला हो जाएगा, सोल्यूबल के उल्टा ही हो जाएगा क्या, ये हमारा इनसोल्यूबल सॉल्ट में। तो सोल्यूबल सॉल्ट यहीं पे हम ये सॉल्ट यहीं पे ख़त्म हुआ। और कुछ क्वेश्चन है देखिए, जैसे जो एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे ए में NaNO3 फेरस ऑक्साइड, लेड क्लोराइड, ठीक है, फेरस क्लोराइड, जिंक सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये जितने हैं 5 ठो होगा यहाँ पे 5। अब यहाँ पे मैंने दिया सिंपल डिस्प्लेसमेंट, न्यूट्रलाइजेशन, डिकम्पोजिशन बाय एसिड, ठीक है, डबल डिकम्पोजिशन या प्रेसिपिटेशन ये वाला, ठीक है, डायरेक्ट सिंथेसिस ये वाला, ठीक है। अब हम इसमें डाल दी तो आपको इसको मैच करवाना है, ठीक, मैच आपको मैं करवा देता हूँ। जैसे आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसको बना करके, ठीक है, इसको। और मैं ऐसे बता देता हूँ, जैसे कि देखिए ए का क्या हो जाएगा, इसका 4 का क्या हो जाएगा, ए मान के चलिए ये ए है, सिंपल डिस्प्लेसमेंट, इसमें से कौन सा होगा सिंपल डिस्प्लेसमेंट, ये वाला होगा, जिंक सल्फेट। सिंपल डिस्प्लेसमेंट देखिए, सिंपल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जिंक सल्फेट। अब देखेंगे हम बी का, ये न्यूट्रलाइजेशन कौन सा होगा, तो सिंपल NaNO3, ठीक है। और सी का देखते हैं 5, सी डिकम्पोजिशन बाय एसिड क्या होगा, तो 5 में सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। उसी तरह से अगर डी का देखेंगे तो डी का क्या होगा, डी का डबल डिस्प्लेसमेंट या प्रेसिपिटेशन का, तो मैंने यहीं पे बताया, तो ये होगा, सिंपल सी बात है। यहाँ देखिए ये और ये सेम है, तो इसमें बताने की जरूरत नहीं है, ये है, सो डायरेक्ट क्या होगा, डबल डिकम्पोजिशन का। डायरेक्ट सिंथेसिस क्या है, सल्फाइड जिसमें होगा, इसमें देखिए कहाँ है डायरेक्ट कंपोजिशन, बताइए तो 2 नंबर, ये बस डायरेक्ट कंपोजिशन ऑल क्लोराइड और, लेकिन इन सबको छोड़ा के फेरस के साथ जो मैंने बताया था सिर्फ वही हो गया। तो ये सब हमारा हो गया। तो सॉल्ट, एसिड बेस एंड सॉल्ट का ये लास्ट वीडियो था, हमने इसको अच्छे से कर लिया। थैंक यू, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।